आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि हमने पढ़ लिया है कि ग्राफ से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ये पिछले टॉपिक में कवर हो चुका है और उसी पर बेस्ड जो प्रश्नावली था उसका सवाल भी सब हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। और इसकी दो विधियां यहाँ पर हमें बताई गई हैं, जिसमें एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। तो पहले नंबर पर प्रतिस्थापन विधि दिया गया है और इसके लिए एक उदाहरण 7, ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, जिसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये उदाहरण नंबर 7 आपको दिया गया है 7x - 15y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 और x + 2y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब समझिए कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। देखो ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को उतारना, चाहे पहला उतारो और चाहे दोनों से हल होगा, आंसर सेम आएगा। किसको उतारना सही है, ठीक है ना। सुनो, दोनों में से उस समीकरण को देखिए जिसमें अकेला x या y दिया गया हो। दोनों में से उस समीकरण को देखिए जिसमें अकेले x या y दिया गया हो। तो इसमें x के साथ 7 है, इसमें y के साथ 15 है, और इसमें x अकेला है और y के साथ 2 है। तो इसमें x अकेला मिल रहा है ना। अच्छा, तो हम कौन सा समीकरण उतारेंगे? क्योंकि समीकरण 2 में x अकेला है तो इसलिए हम समीकरण 2 उतार रहे हैं। समझ पाए ना। पहला भी उतार लोगे, लगाओगे तब भी सही है, उससे भी आंसर आएगा, सही होगा, लेकिन थोड़ा सा आसान कौन पड़ेगा। तो आप समीकरण 2 उतारिए क्योंकि इसमें x अकेला है। अगर y अकेला होता तब भी यही उतार लेते। अच्छा, तो x + 2y बराबर 3। अब इस समीकरण में से मुझे किसी एक का मान निकालना है, चाहे x का चाहे y का। तो x का मान निकालना आसान है या y का? x का मान निकालना आसान है। कैसे जानते हो? क्योंकि x अकेले है तो x को मैं यहाँ रोक लूंगा और ये 3 - 2y, y को उधर कर दूंगा तो ये x का मान y के पदों में आ गया। x का मान y के पदों में आ गया। अच्छा सुनो, अगर y का मान निकालता तो क्या होता? अगर y का मान निकालता तो 2y बराबर 3 लिखते और फिर उसके बाद में 2y बराबर 3 लिखने के बाद ये x इधर जाता तो -x हो जाता और फिर ये 2 इसके बटे के नीचे जाता तो फिर ये बटे में आ जाता। तो इससे तो बटे में नहीं आया ना, तो फिर ये ठीक है। उससे बचने के लिए ये समीकरण नंबर, तो क्या बटे में आ जाता तो फिर आंसर ना आता तब भी आता। लेकिन क्या मतलब है, जितना छोटा हो सके उतना करें। तो अब समझ में आया आप लोगों को कि अगर दो समीकरण आपको दिए गए हैं उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो उसमें से पहला दूसरा किसको उतारेंगे? जिसमें x या y अकेला हो, हैं? जिसमें x व y अकेला हो उसे उतारेंगे। ठीक, जब x और y उतार लेंगे, जब समीकरण उतार लेंगे तो जिसमें जो अकेला है उसका मान निकालेंगे। जैसे x अकेला है तो x का मान हमने y के पदों में निकाला, अगर y अकेला रहेगा तो y का मान x के पदों में निकाल लेंगे। समझ गए ना बात को। अब ये समीकरण नंबर जब ये निकल आएगा तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो क्योंकि पहला और दूसरा वो हो गया था, ये समीकरण नंबर 3 है। अब जब समीकरण 3 का मान आ गया तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से किसका मान निकाले हो? x का। तो जिसका भी मान निकाले रहो, अगर x का निकाले हो तो लिखोगे x का, और अगर y का मान निकाले हो तो क्या लिखोगे? y का। तो समीकरण 3 से x का मान, कौन सा समीकरण उतारे थे? समीकरण नंबर 2। तो जो उतारे हो उसमें नहीं, जो बचा है उसमें। समीकरण 2 तो उतार लिए थे ना, तो अब इसका मान समीकरण 1 में रखोगे, और अगर समीकरण 1 उतारे होते तो इसका मान समीकरण 2 में रखते। समझ में आ रही बात? तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर। देखो कैसे रखेंगे, ये x बराबर आया है 3 माइनस 2y, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 में जहाँ x लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख दोगे, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, और 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि जैसे कि जिसमें x या y अकेला है उसे तारिए, अगर किसी में x y अकेला ना हो कोई बात नहीं, चाहे जो उतार लीजिए, है ना। लगेगा तो सबसे सही, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, गलत ना हो। अब देखो हमने ये x का मान यहाँ समीकरण नंबर 1 में x की जगह पर रख दिया ब्रैकेट लगा करके, बाकी तो सब वैसे लिखा है। अब इस 7 से इस ब्रैकेट में गुणा करोगे तो 7 त्रिक 7 दूनी y, दोनों में गुणा होगा, माइनस 15y बराबर 2। ये माइनस 14 है, ये माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 15 और 14 29, माइनस माइनस जुड़ा है तो माइनस आएगा, माइनस 29y बराबर 2। ये आपका 21 इधर जाएगा तो 2 माइनस 21, क्योंकि इसके सामने चिन्ह प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 29y बराबर 19। तो यहाँ पर ये इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया 19 बटा, ये आपका हो गया किसका मान, y का। अब जब y का मान ये आ गया है तो फिर यहाँ देखो, अब इसके बाद इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, इसके नीचे, अब हमारे पास नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आप लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने। अच्छा, अगर यहाँ x का मान निकाला है तो y का मान यहाँ आ जाएगा, फिर y का मान उठा करके इसमें रख दोगे, और अगर यहाँ y का मान निकाला है यहाँ x का मान आएगा, फिर x का मान उठा के जब इसमें रखोगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है, कैसे, x बराबर ये लिखा है 3 ऐसे लिखो, माइनस 2 ऐसे लिखो, और फिर y है तो y की जगह पर 19 बटा 29। अब जब 19 बटा 29 यहाँ पर हमने लिख लिया तो उसके बाद 3 माइनस 2 और 19 का गुणा हो जाएगा 38, 19 दूना 38 बटा 29, फिर उसके बाद 29 तियाँ, देखो यहाँ बटे में 1 है तो 29 और 3 का गुणा करो कितना, 29 तियाँ 87 माइनस 38 बटा 29, ये x बराबर आ गया इतना। अब इसके बाद घटा दो इसे तो x बराबर, जब 87 में से 38 घटाओगे तो कितना आएगा 49 बटा 29, तो ये x का मान आ गया और ये y का मान, ठीक है। तो आप लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः इसके नीचे अब क्या लिख दोगे, x बराबर 49 बटा 29 कामा y बराबर 19 बटा 29, ठीक है। और इसको भी ऐसे डिब्बे में बंद कर दीजिए ताकि जब कभी देखा जाए तो इस पे निगाह पड़े कि आंसर ये आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इसे लगाइए, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 5 है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसमें आपसे कह रहा है ये कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री अर्थात अपनी लड़की से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले, और फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ठीक है मनोरंजक। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं
ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो फिर देखिए, हाँ, आफताब और उसकी पुत्री, दो लोग हैं इसमें, और आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद, मतलब अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, हमें आफताब और उसकी पुत्री का आयु मानना पड़ेगा x और y, और वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। वर्तमान का मतलब इस समय की बात हो रही है, और 7 वर्ष पूर्व फिर जो कह रहा है उसको, और फिर जो 3 वर्ष बाद कह रहा है उसको, दोनों से मिला करके क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसका मतलब कि ऊपर वाला ही नीचे लिख देना है। इतना हो गया। अब प्रथम शर्त, इसमें 2 बातें कह रहा है। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि अब से 7 वर्ष पूर्व, ये तो कह रहा है। अब सब लोग ध्यान से सुनो और देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। अभी कितना है उम्र, x, आफताब का x है और पुत्री का y। लेकिन ये बात कब की कर रहा है, अब से 7 साल पहले की, मतलब 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। जैसे अभी मान लो हमारा जो उम्र है वो मान लीजिए कि 30 साल है, 7 साल पहले की बात करें तो 7 साल माइनस करना पड़ेगा ना, 30 में से 7 घटाना पड़ेगा। अभी आफताब की उम्र कितनी है, 7, सॉरी x, 7 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 7, 7 घटा दीजिए, ये 7 साल पहले की है। अच्छा, फिर उसके बाद पुत्री की आयु कितनी है, आयु कितनी है y, तो 7 साल पहले y माइनस, ये हमने 7 साल, देखो इसको क्वेश्चन को आप बड़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर मान सकते हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x माइनस 7, फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7, फिर इस प्रकार से लिखें। लेकिन क्या मैं जब ऐसे लिख रहा हूँ तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो जब पूर्व की बात हो रही है तो जो अभी वर्तमान है उसमें से जितने वर्ष पूर्व की पहले की बात हो उतना घटा दीजिए, पहुंच गए वहां। 7 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, अब से 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुना था, आफताब। 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था, 7 गुनी आयु का था। मतलब ये कि 7 साल पहले ये जो आफताब की जो आयु है वो उसके पुत्री की आयु की कितनी है, 7। ये जो हमने बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है, अभी ये बराबर नहीं है, ये तो 7 साल पहले की दोनों की आयु लिखी हुई है ना। और 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री का कितना गुना था, 7 गुना। और हमें क्या करना है, हमें दोनों को बराबर करना है, हमें दोनों को बराबर करना है। तो जब हमें दोनों को बराबर करना है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। किसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें। अच्छा, 7 साल पहले कम कौन है, पुत्री की आयु कम है ना, ये तो 7 गुना है ही। आफताब अपनी पुत्री से 7 साल पहले कितना गुना था, 7 गुना। तो हम क्या करेंगे, उसके पुत्री के आयु को भी 7 गुना कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसमें 7 से गुणा, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि उसके आफताब की जो आयु है उसमें 7 से भाग दे दें। तो भाग दोगे फिर गुणा करना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, गुणा ही करिए। तो अब हमने जब उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दिया तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हो गए बराबर, और समीकरण बन गया। बताओ बात समझ में आए कैसे बना। पहले हमने 7 साल पहले की आयु लिख दी, फिर वो जो क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 साल पहले
पुत्री की आयु का वो कितना गुना था। तो अब गलती क्या करते हो जानते हो, यहाँ पर गलती क्या होती है, आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो यहाँ पर 7 से गुणा किस पे कर देते हैं, आफ्ताब की आयु में। गलती यही कर देते हैं कि आफ्ताब कह रहा है कि 7 गुनी था, तो आफ्ताब में ही गुणा, पहले से वो 7 गुनी था, 7 से और गुणा कर दिए तो 49 गुना हो गया। ऐसे हुआ ना। तो जो कह रहा है कि 7 गुना तो वो ज़्यादा है ही है, हमें क्या करना है, बराबर करना है। हमें क्या करना है, बराबर। तो चूंकि ये 7 गुना था तो अब 7 गुना किसको करेंगे, पुत्री के आयु को भी 7 गुना करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब करो x माइनस 7, 7 से गुणा करो 7y माइनस 7 सते 49, इधर लाओ तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49, और ये प्लस माइनस 7 इधर जाएगा तो x माइनस 7y बराबर कितना, घटाओ माइनस 42, माइनस घट जाएगा। समीकरण नंबर 1। देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय रूप ये इसका है, हमने व्यक्त कर दिया। अभी दूसरा समीकरण बनाएंगे, वो भी बीजगणितीय रूप में आ जाएगा। फिर इसको व्यक्त करने के बाद हल करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हम इसको हल भी करेंगे, है ना। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल भी करेंगे। फिर कह रहा है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसका ग्राफ भी खींचने के लिए कह रहा है। तो ग्राफ आप लोग खुद से खींच लीजिएगा, क्योंकि पीछे हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ठीक, अगर खींच सकते हो तो खींच लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में आपसे कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 साल पहले वाली स्थिति हो गई, अब से 3 साल बाद, मतलब अभी कितना है x और y, और 3 साल बाद मतलब 3 साल ज्यादा बढ़ जाएगा, तो x प्लस 3 और y प्लस, ये 3 साल बाद की आयु होगी, जुड़ गया ना। और इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो क्या कह रहा है आफ्ताब कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 साल बाद आफ्ताब की आयु उसके पुत्री की आयु की कितनी गुनी रह जाएगी, तो इस बार 3 से गुणा किस में होगा, आफ्ताब में नहीं, उसकी पुत्री में ही होगा। यहाँ 7 गुना था और यहाँ 3 गुना है, समझे बात को। हाँ, तो आफ्ताब की अभी भी ज्यादा है ना, लेकिन 3 ही गुना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तब बराबर हो जाएगा। अब फिर से गुणा करो तो x प्लस 3 बराबर 3y 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। हमसे हल करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हम हल करके x और y का मान निकालेंगे, कि देखेंगे कि इनकी आयु है कितनी, वर्तमान आयु है कितनी। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 उतारें या समीकरण 2 है। इसमें आपको दिया गया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। एक उतारें, दो ही उतार लीजिए, x का मान निकल आएगा। लेकिन पहला उतारोगे तब भी x का मान निकल आएगा, लेकिन इधर भी माइनस है तो ये जाकर के माइनस आगे लगा रहेगा। खैर कोई भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही उतार के समझा दूं, देखो समीकरण 1 से ये भी देख लो। ये तो सबको आ रहा है कि हाँ उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर देखो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, 4 नहीं है। अब इसके बाद x बराबर, अच्छा एक काम करो, सुनो, ये माइनस 7y जब इधर जाएगा तो चाहे इसे लिखे माइनस 42 प्लस 7y, और चाहे पहले ही 7y लिख दे, 7y माइनस 42। सही है, ठीक तो है भाई। ये माइनस 7y था, बराबर के उधर गया, प्लस हो गया, और बाकी ये माइनस 42 ऐसे लिखा हुआ है। ये समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 3 से, अब हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 उतारा था, तो जब समीकरण 1 उतारे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे ना। x का मान समीकरण 3 से 2 में रखने, समीकरण 3 में आया है x बराबर 7y माइनस 42
और ये समीकरण नंबर 2 है, तो x की जगह पर लिखो 7y माइनस 42। x की जगह पर हमने लिख दिया 7y माइनस 42। इसके बाद है माइनस 3y, तो ये माइनस 3y वहाँ पर वैसे लिख दिया। उसके बाद बराबर 6, तो बराबर 6 भी लिख देंगे। अब ये 7y, अब ये देखो ये जब ऐसे रखते हैं ना तो ये रैखिक समीकरण बन गया। शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था आप लोगों को समीकरण हल करना समझाए थे ना कि कैसे करेंगे। तो देखो ये 7y और ये माइनस 3y, ये 7y ये माइनस बराबर ये 6, ये माइनस 42 जब इधर जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4y और 42 6 48, 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूना 12, y बराबर 12। y का मान 12 नहीं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब समीकरण 3 में आप y का मान रखेंगे तो x बराबर 7 गुणे y का मान कितना है 12 माइनस 42, 12 सते माइनस 42 घटाओ कितना आया 42, x बराबर 42 आ गया। 84 में से 42 जाएगा तो 42 ही तो बचेगा। अतः देखो x का मान 42 और y का मान 12 आया। अच्छा x क्या माना था आफताब की आयु और y क्या माना था पुत्री की आयु। अतः आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष और वर्तमान आयु बराबर। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन में कह रहा था उसको थोड़ा देखो, फिट बैठ रहा है इस पे। कह रहा था 7 साल पहले अब से, अभी 42 है ना, अभी 42 है, 7 साल पीछे जाओ, 7 घटाओ 42 में से 35, 12 में से भी 7 घटाओ 5, तो 5 सते बताओ आफताब की आयु 7 गुना है कि नहीं है। पुत्री की आयु कितनी है 5 और आफताब की आयु 7 साल पहले 35, तो 5 सते है ना। अच्छा अब दूसरी बात देखो, कह रहा था 3 साल बाद, अब से 3 साल जोड़ो, 42 में 3 जोड़ो 45, 12 में 3 जोड़ो 15, 3 साल बाद आफताब की 45 और पुत्री की 15, 15 त्या 45, 3 गुनी रह गया ना। समझ में आया, तो ये आया आंसर। ऐसे होता है क्वेश्चन, इसे आप लोग इसे कर लीजिए। इसका अगर आप ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ खींचना मैं पिछले क्लास में समझा चुका हूं अच्छे से। तो ये दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इसका आप एक्स वाई का मान निकाल करके ग्राफ पेपर पर खींच सकते हैं, उससे भी यही हल प्राप्त होगा। नोट करिए। अब उदाहरण नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पेंसिल और रबड़ का मूल्य। तो हम मानेंगे प्रत्येक मतलब एक एक, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना बराबर x रुपये है ना, तथा एक रबड़ का y रुपये, ये हमने मान लिया। प्रथम शर्त में आपसे कहा रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़, एक पेंसिल का x तो 2 पेंसिल का 2x, एक रबड़ का y तो 3 रबड़ का 3y, ये तो होगा। 3 से गुणा कर दीजिए उसमें, और कुल कै रुपए है 9 रुपये। समझ में आई बात। एक पेंसिल का 100 रुपया
तो 2 पेंसिल के 2 गुणे x, इसे 1 पेंसिल के 5 रुपया, तो 2 पेंसिल के 2 गुणे 5 10 हो गया ना। 1 रबड़ का y रुपये, तो 3 रबड़ का 3y, 3 से गुणा कर दो। और फिर इसे जब जोड़ोगे तो कुल कै रुपया लागत है? 2 लग रहा है ना। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल कितना है? 9। फिर उसके बाद दूसरी शर्त में आपसे कह रहा है, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल। तो 4 पेंसिल, 1 पेंसिल का x, तो 4 पेंसिल के 4x, और 1 रबड़ के y, तो 6 रबड़ के 6y, और कुल कै रुपया? 18 है ना। तो यहां पर देखिए ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 हो गया। हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। वैसे अगर यहाँ पर अनुपात देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, लेकिन थोड़ा हल करके देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 उतार लीजिए। क्यों 1 उतारा? देखो 2x + 3y = 9, ये 4x + 6y = 18। थोड़ा बड़ी बड़ी संख्या है, छोटी छोटी संख्या है। तो 2x + 3y = x का मान निकालें या y का? अब चाहे x का निकालो चाहे y का, दोनों के साथ संख्या लिखी हुई है। तो फिर मैं कह रहा हूँ y का निकाल लो। 3y = 9 - तो y बराबर 9 - 2x/3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से चाहे आप y का मान निकाल लीजिए और चाहे x का। तो y का मान जब समीकरण 2 में रखो, y का मान समीकरण 4x 6 गुणा, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, यहाँ रखना है ना। 9 - 2x/3 = 18। अब देखो 3 1 कब? 3 छक 3 दूनी 6। तो कितना बचा यहाँ पर? देखिए 4x, ये 2 है ना, और यहाँ से 3 कट गया, 1 बचा, तो बटे के नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, और 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ बचा 2, और ब्रैकेट में 9 - 2x बराबर, फिर 4x 2 9 18, 2 दूना, ये 4x तो 18 बराबर, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अच्छा, तो जब कभी किसी समीकरण को हल करने पर ये स्थिति आ जाए, तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि इस यहाँ पर x का कोई भी मान रखिए सबके लिए सही है, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, लेकिन लिखोगे क्या? यहाँ पर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब दोनों पक्ष इस तरीके से बराबर आ गए तो इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है या होंगे, इसलिए पेंसिल तथा रबड़ का
एक अद्वितीय हल नहीं है। एक अद्वितीय हल नहीं होने का मतलब कि कोई एक मूल जो हम बता दें, बहुत सारे हो सकते हैं। बात समझ में आई? वैसे आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ये एनसीईआरटी है, ये हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको समझाने के लिए देता है। समझ गए ना बात को? क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें मान आएगा, कुछ ना कुछ जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग खैर समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। एक ये उदाहरण है और इसके बाद एक 7वां उदाहरण है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से है। इसे पहले नोट करिए, फिर 7वां बताता हूँ। देखिए उदाहरण नंबर 7 में कहा जा रहा है दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4, x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो आपको दो समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि ये दोनों समीकरण दो रेल पटरियों की हैं। क्या ये दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी? तो देखो कैसे पता करेंगे काटेंगी या नहीं काटेंगी। पहले इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को उतार लीजिए। बताइए किसको उतारें? समीकरण 1 से। पहले समीकरण को लीजिए, x + 2y - 4 बराबर, तो x बराबर, ये -4 इधर जाएगा तो +4, या +2y इधर जाएगा तो -2y, ये समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि एक तो हमने उतार लिया है ना। तो 2 में जब x का मान रखेंगे तो यहाँ x से 2 ऐसे लिखेंगे और x की जगह पर 4 - 2y प्लस 4y -12 बराबर 2 से गुणा करो, 2 चौक माइनस प्लस 0, ये 4y 8 में से 12, 8 - 12 बराबर 0, -4 बराबर, देखा यहाँ पर आ गया -4 बराबर 0। फिर से यहाँ पर चर नहीं बचा। यहाँ 18 बराबर 18 आया था, यहाँ क्या हो गया था? दोनों पक्ष बराबर आ गए थे। तो जब ये स्थिति आ जाए तो इसके लिए क्या है कि ये सत्य है, बराबर है, 18 बराबर 18 के तो है, ये सही है। तो दिए गए समीकरण युग्म अपरिवर्तित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। लेकिन जब ये स्थिति आ जाए तो ये तो असत्य कथन है, ये तो असत्य कथन है, क्योंकि -4 0 के बराबर थोड़े हो सकता है। -4 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये है असत्य। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और हम जानते हैं कि जब किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, तो उनका ग्राफ खींचने पर क्या होता है? दो रेखाएं समांतर प्राप्त होती हैं। दोनों रेखाएं कैसी प्राप्त होती हैं? तो ये रेल पटरियां थी और इन दोनों समीकरणों को जब हमने हल किया तो कहा कि इसका कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने का मतलब कि दोनों का जब ग्राफ खींचा जाएगा तो सीधे जाएंगे, उनके बीच की दूरी बराबर रहेगी, मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। समांतर मतलब नहीं काटेंगी ना। तो पूछ रहा था क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी रेल पटरियां? तो क्या लिखोगे? तो अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक, ये इसका जवाब हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखो अगर ये स्थिति मिले तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और ऐसा मिल जाए कि बराबर ना हो दोनों पक्ष, एक तरफ कुछ दूसरा दूसरे तरफ कुछ दूसरा, तो वहाँ पर कोई हल नहीं। और बाकी हल होने की स्थिति में वो तो पहले एग्जाम्पल में बता ही चुके हैं, वो तो आएगा ही। तो अब इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद प्रश्नावली है 3.2।
उसके क्वेश्चनों को हल करना है, पूरी प्रश्नावली होमवर्क में है, फिर उसे हम बताएंगे।